हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने जा रहे न्यू फॉर्म 121 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको इसको फाइल कैसे करना है। बट गाइस, उससे पहले मैं आपको दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। आपने मेरी लास्ट वीडियो को देखा, उसको इतना लाइक किया, चैनल को इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपका सपोर्ट ही मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन है। प्लीज इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मेरी यूट्यूब जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल फॉर्म 121। तो देखिए, ये फॉर्म 121 का अभी ड्राफ्ट फॉर्म है। ये फॉर्म अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट बाय मिड ऑफ मार्च ये फाइनलाइज भी हो जाएगा। इस फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको फाइल कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपको अपना नेम लिखना है। उसके बाद में आपको इसमें अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर लिखना है। उसके बाद आपको स्टेटस लिखना है अपना, कि आप इंडिविजुअल हैं या उसके अलावा कोई और पर्सन है। उसके बाद आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस लिख देंगे कि आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। बट ये फॉर्म केवल रेसिडेंट ही फाइल कर सकते हैं। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो ये फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको रेसिडेंट लिखना है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपको बताना है कि आपकी एज क्या 60 साल या उससे ज्यादा है, मतलब आप सीनियर सिटीजन है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यस पर टिक कर देंगे। सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 से कम की एज है आपकी, तो आप नो पर टिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है। कंट्री कोड यहाँ पर डालना है +91, इंडिया का कोड है। उसके बाद में आपको अपना फोन नंबर लिख देना है। उसके बाद में आपको अपना टैक्स ईयर लिखना है। तो 1 अप्रैल 2026 से अब ना प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, ना ही असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है, केवल एक ही ईयर होगा, टैक्स ईयर। तो 1 अप्रैल 2026 को आप 26-27 के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपका टैक्स ईयर क्या हो जाएगा, 26-27। ओके उसके बाद में आपको अपनी इनकम की डिटेल्स देनी है, डिटेल्स ऑफ इनकम। यहाँ पे आपको बताना है आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है। तो अगर आप बैंक में जाकर फाइल कर रहे हो तो आप क्यों फाइल कर रहे हो, कि बैंक आपको जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट पे करती है उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। तो आप फाइल कर रहे हो कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। बट गाइज, यहाँ पर जो फॉर्म 121 होता है ना, उसका स्कोप केवल फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम के अलावा 6 इनकम और ऐसी होती हैं जहां पर आप इस फॉर्म को फाइल करके इस फॉर्म का बेनिफिट ले सकते हो और अपने टीडीएस को सेव कर सकते हो। तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नोट 5 में आपको बता रखा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको इनकम्स बता रखी हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो क्या होता है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेते हैं, अगर 5 साल से पहले आप अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, 50,000 रुपए उससे ज्यादा का अमाउंट है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्म फाइल करके आप अपने टीडीएस को डिडक्ट होने से बचा सकती हैं। सेकंड है इंश्योरेंस कमीशन का। अगर आपको पेमेंट रिसीव होता है इंश्योरेंस कंपनी से, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, कंटिन्यूएंस, रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से आपको मिल रहा है, तो इस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर भी आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, क्या, किसका, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर दिया था तो वहां पर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ का रेंट रिसीव होता है, तो टीडीएस डिडक्ट होता है। ऐसे अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पर देती हैं तो इस केस में 50,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ का अगर आपको रेंट रिसीव होता है तो वो भी टीडीएस डिडक्ट होने के बाद में मिलता है। ये फॉर्म फाइल कर देंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से अगर आपको इनकम होती है ना, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। ये फॉर्म आप फाइल करके अपने टीडीएस को सेव कर सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिलती है, मतलब डिवेंचर्स होल्ड कर रखे हैं, बॉन्ड होल्ड कर रखे हैं, उससे आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, टीडीएस डिडक्ट होता है। ये फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। इसके सिक्योरिटीज के अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम है, कौन सी, बैंकिंग कंपनी से मिल रही है, तो बैंकिंग कंपनी किसको देती है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट देती है, उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। बट फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और पर्सन से अगर आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है तो तब भी आप ये फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो आप ये फॉर्म फाइल करके टीडीएस को सेव कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, चाहे इक्विटी शेयर्स पर या प्रेफरेंस शेयर्स पर, आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ये फॉर्म आप कंपनी को फाइल कर दीजिए तो कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगी। तो ये इनकम होती है जहां पर आप फॉर्म 121 फाइल करके अपने टीडीएस को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हम बैंक के पास फाइल कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पर हम डाल देंगे एफडी इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अब ये क्या होता है, तो देखिए, लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसने एफडी करा रखी है 3 बैंक में,
ठीक है, 3 बैंक में एफडी करा रखी है, एक पंजाब नेशनल बैंक में, एक एफडी है बैंक ऑफ बड़ौदा में और एक एफडी करा रखी है इन्होंने एचडीएफसी बैंक में। अब यहाँ पर ये 60 साल से कम की एज है इनकी, 10 लाख की एफडी पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 लाख की करा रखी है, एचडीएफसी बैंक में इन्होंने लेट्स सपोज 8 लाख की करा रखी है। पंजाब नेशनल बैंक 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, बैंक ऑफ बड़ौदा देती है 6% की और एचडीएफसी बैंक जो है वो 7.5% की इंटरेस्ट आपको देती है। कितनी मिलेगी? 70,000। ओके, तो अप्रैल 26 में ही हम आइडिया लगा लेंगे कि पीएनबी से हमको 70,000 रुपीज की इंटरेस्ट मिल जाएगी एफडी पर। बैंक ऑफ बड़ौदा कितने की इंटरेस्ट दे रही है? 30,000 रुपीज की एस्टिमेटेड इनकम हो गई और एचडीएफसी बैंक से हो गई 1000 रुपीज की, राइट। तो यहाँ पर अगर आप 60 साल से कम है तो 50,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट इनकम होती है तो टीडीएस डिडक्ट होता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी क्योंकि 30,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम दे रहे हैं, बट पंजाब नेशनल बैंक में 50,000 से ज्यादा है और एचडीएफसी बैंक में 50,000 से ज्यादा है, तो ये जो दो बैंक है वो आपको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में इंटरेस्ट आपको पे करेंगी। अब इस केस में क्या होता है कि आपको अगर अलग अलग बैंक से इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तो सारे बैंकों में सेपरेटली आपको फॉर्म 121 फाइल करना होता है। तो पंजाब नेशनल बैंक में फॉर्म 121 फाइल करेंगे, एचडीएफसी बैंक में फॉर्म 121 फाइल करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अब लेट्स सपोज हम पीएनबी में जाते हैं तो यहाँ पर एस्टिमेटेड इनकम कितनी है? 70,000 रुपीज, जिसके लिए हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं फॉर्म 121 फाइल करके कि हमारा टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। उसके बाद में 11 नंबर में पूछ रहा है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। तो 26-27 में आप इसके अलावा कहीं और फॉर्म 121 फाइल करें देन यस, हम एचडीएफसी बैंक में भी फाइल कर रहे हैं, फाइल करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस। अगर आपका कोई कहीं और फाइल नहीं कर रहे हो, आपकी इंटरेस्ट इनकम कम है या नहीं है, तो आप नो पर टिक कर देंगे। क्लियर? अगर ये यस होगा तो यहाँ पे आपको बताना है, इसी का ही पूछ रहा है 11 का पार्ट ए, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल्ड अर्लियर। और कितने फॉर्म 121 आपके ने इसके अलावा फाइल किए? तो यहाँ पर 1, एक फॉर्म 121 हमने और फाइल किया है। फिर उसका हमें बी पूछा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल। तो ये इनकम कितनी थी जो आपने फॉर्म 121 फाइल किया था? तो ये थी 60,000। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो इसी तरीके से जब आप एचडीएफसी का फॉर्म फाइल करेंगे ना तो वहां पर आप पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल्स भी देंगे। क्लियर? उसके बाद में पूछा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। टोटल डिक्लेरेशन, टोटल इनकम कितनी थी जिसके लिए हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं? तो 10 और 11 का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 10 और 11 को। तो टोटल इनकम जिसके लिए डिक्लेरेशन दी थी 70,000 रुपए के लिए और 60,000 रुपए के लिए। ठीक है, 70,000 और 60,000 रुपए टोटल ऐड कर लेंगे, 1,30,000 रुपए। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन कॉलम 12। इसकी टोटल इनकम पूरे साल की कितनी हो रही है? तो अगर आपको सैलरी से इनकम मिल रही है, ये जो डिपॉजिट की इनकम है फिक्स डिपॉजिट की, ये आप टोटल ऐड कर देंगे 70, 30 और 60, इसको भी आप ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल इनकम आपको एस्टिमेट करनी है। सेविंग बैंक की इंटरेस्ट भी होगी, वो भी आप एस्टिमेट लगा लो कितनी होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम 4 लाख तक होनी चाहिए। 60 साल या उससे ज्यादा है तो टोटल एस्टिमेटेड इनकम आपकी 12 लाख तक होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा की इनकम होगी तो आपको इसका फॉर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में लास्ट ईयर के आईटीआर, जो प्रीवियस 2 इयर्स के आईटीआर जो भी आपने फाइल किया, आपको उसकी डिटेल देनी है। तो अभी जब हम टैक्स ईयर 26-27 के लिए अप्रैल 2026 में जब हम ये फॉर्म फाइल करेंगे तो 25-26 का आईटीआर तो हमने तब तक फाइल किया नहीं होगा क्योंकि वो तो हम जुलाई तक फाइल करते हैं, राइट। तो इससे पहले आपने जो 24-25 का आईटीआर फाइल किया हो उसकी डिटेल दे दो, 23-24 का आईटीआर फाइल किया हो उसकी डिटेल दे दो। ठीक है, और जब अगर नहीं तो आप जब टैक्स ईयर 26-27 में फॉर्म फाइल करने जाएं उससे पहले आपने 25-26 का अगर आपने आईटीआर फाइल कर चुके हैं आप, तो आप इसकी डिटेल दे दो। मतलब पिछले 2 साल का जो आपने आईटीआर फाइल किया उसकी डिटेल आप दे दो। टैक्स ईयर बता दो किस साल के लिए फाइल किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर बता दो और अपनी रिटर्न की जो इनकम है वो बता दो। फाइल नहीं करा था आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो यहाँ पर आप नील छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लेस लिख देना है, डेट लिख देनी है और अपने सिग्नेचर करके अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी आपके लिए नहीं है, ये पेयर के लिए जो आपको इनकम देगा। तो जैसे अगर फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट के लिए बैंक को फिल कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर बैंक जो है वो ये पार्ट बी फाइल करेगी। ठीक है, और यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन, ये बैंक का है पूरा, है ना। और यहाँ पर तो आपको नोट्स दे रखे हैं,
जिस आपके एक तरीके से गाइड दे रखी है कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्म 121, बहुत ईजी सा फॉर्म है। बाकी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई दी है, आप इस तरह से अपने फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।